हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जूम क्लास ऑफ इंग्लिश 101। आज हमारा लेसन नंबर 14 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये असेसिंग टेस्ट के बारे में है और कैरेक्टर्स के बारे में है। आज मैं आपको मेन पॉइंट्स जो हैं, आगे लेक्चर्स जितने भी हैं उनके पढ़ाऊँगा और हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपने ख़ुद रीड आउट करनी है और आपने छोड़ना नहीं है, उनको रीड आउट ज़रूर करना है ताकि आपकी जो भी आप आज पढ़ेंगे उसकी जो आपकी प्रैक्टिस है वो जो है एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप कर सकें। ठीक है, तो एज आ होमवर्क आपकी एक्टिविटी वगैरह होगी। तो सबसे पहले है हमारे पास करेक्टर। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग हैज़ टू डू विद पीपल इन सम वे और टू द अदर। वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ दीज वेज इन विच द राइटर इज़ एबल टू ट्रांसलेट हिज विजन ऑफ द पीपल। तो जब भी आप कोई ना कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, एज अ पर्सन, एज अ करेक्टर, किसी न किसी को इमेजिन करते हैं और उसकी जो आपकी थिंकिंग होती है उसके बारे में आप वो पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं अपने राइटिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इफ़ेक्टिव वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम लोग करेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। शोइंग एक्शन है पहला। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है पुटिंग एक्चुअल वर्ड्स इनटू द करेक्टर्स माउथ। ठीक है, तो हम उस करेक्टर के ज़रिए जो है अपने वर्ड्स जो हैं उस करेक्टर से बुलवा सकते हैं। यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, हम कंपेयर कर सकते हैं और एसोसिएट करते हैं कुछ चीज़ें उस करेक्टर के साथ, और उसके अलावा जो करेक्टर होंगे उनमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं उसके करेक्टर के साथ और लोगों का, या हम एसोसिएट कर सकते हैं कि हाँ जी ये भी ऐसे ही बात कर रहा है जैसे हम बात करते हैं, या कोई और चीज़ के साथ हम उसको मिला सकते हैं। associating with the one particular point of view or action by which character can easily and quickly be identified। तो हम कुछ अपने आसपास लोगों का या आसपास जो है ग्रोह का हम ऐसी चीज़ को पिक कर सकते हैं जो हम लोग उसको मिला सकते हैं अपने करैक्टर के साथ, ताकि जो हमारे करैक्टर की लोग आइडेंटिफाई कर सकें उसको एज अ पर्सन या एज अ कुछ भी हम उसको जो पॉइंट देना चाह रहे हैं, मेन आइडिया हमारा, उसके थ्रू हम जो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो हम लोग को जो है उससे कनेक्ट करके हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जी ये इंडिविजुअल जो है ये ऑनेस्ट है, या ये कोई समझ लें ड्रग एडिक्ट है या क्रिमिनल है, या कुछ भी हम जो भी पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं हम उसके साथ एसोसिएट करके हम जो है आसानी से जो अपने रीडर को है समझा सकते हैं। चूज ऑफ वर्ड्स बाय पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर और डिटेल दैट कॉल्स करेक्टर विविडली टू माइंड। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसा जो है फीचर बता सकते हैं जिसके ज़रिए जो है हमारा करेक्टर जो है वो स्टैंड आउट करे और लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, एक्शन सबसे अब इसको डिफाइन किया गया है वन बाय वन। तो एक्शन है वन ऑफ द वेज अ राइटर डज दिस इज़ बाय शोइंग द करेक्टर परफॉर्मिंग सम एक्शन विच इज़ टिपिकल ऑफ हिम और परफॉर्मिंग एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर वे दैट रिवॉल्व्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। तो जो है हम कुछ ऐसी एक्शन के बारे में बता सकते हैं जिससे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ जी ये काम ये पर्सन जो है या ये करेक्टर जो है ऐसे काम करता है। ठीक है, एग्जांपल दी हुई है 5 सिस्टर मिस्टर, ये आप रीड आउट कर लें आपको समझ आ जाएगी, काफ़ी बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है स्पीच। अनदर वे इन विच राइटर्स कैन इंडिकेट करेक्टर इज़ थ्रू द वर्ड्स दे पुट इनटू देयर करेक्टर्स माउथ। दिस इज द कोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट मोस्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ रिवील हिज करेक्टर थ्रू हिज स्पीच, बट राइटर्स एम्प्लॉय अदर डिवाइसेस एज वेल। तो हम जो है अपने करेक्टर से कुछ भी बुलवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक राइटर है उसने अपनी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना है तो वो खुद आके नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं फंस जाऊँगा। तो उसमें क्या करेगा वो, एग्जांपल आप ले लें कि वो एक करेक्टर बनाएगा जिसका नाम आप समझ लें जमील है या अली है, कुछ भी है। उस करेक्टर के ज़रिए वो अपनी राइटिंग में बताना चाहेगा कि हाँ जी जमील जो है वो जो है मौजूदा गवर्नमेंट से जो है फ्रस्ट्रेट है और वो चाहता है कि ये तब्दीलियाँ आए और ये उन ज़ातियाँ की हैं। तो वो क्या करेगा, वो खुद नहीं बोल रहा, वो करेक्टर के ज़रिए एक ड्रामा या कुछ भी नॉवल है या कुछ आर्टिकल है उसके ज़रिए जो क्रिटिसाइज़ करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, या वो माशरे में बेहतरी लाना चाहता है, वो सिगरेट नोशी के बारे में, स्मोक के बारे में, फैक्ट्रियों के बारे में या किसी के बारे में भी बात करना चाह रहा है, तो उससे वो जो है वो आसानी से जो है उसको एम्प्लॉय कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट स्टेटमेंट। सम राइटर्स टेल्स अस अबाउट देयर कैरेक्टर्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एंड अलाउइंग अस टू ड्रॉ आवर ओन कंक्लूजन। ठीक है, दे बिल्ड डिटेल ऑन डिटेल until we have clear picture of their appearance, their habits, their opinion and their life history। ठीक है,
तो कुछ राइटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, करैक्टर को डायरेक्टली आपके सामने शो करते हैं ताकि आप जो है उस करैक्टर को पढ़कर, उसके बारे में पढ़कर जो है अपने दिमाग में कोई ना कोई इमेज बना लें उसकी, कि हाँ जी इसकी ये आदत है, इसकी ये जो है इसका ये ओपिनियन है, इसकी हिस्ट्री ये है। तो उससे क्या होता है आपको डायरेक्टली पता चल जाता है, कोई ना कोई आप किसी न किसी जजमेंट पे पहुंच जाते हैं खुद ब खुद। तो ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है, ये रीड आउट कर लेनी है आपने। उसके बाद है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। सम टाइम राइटर टेल अस अबाउट देयर करेक्टर्स बाय कंपेयरिंग देम विद समवन एल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन में क्या करता है, वो अपने करेक्टर के साथ किसी न किसी को कंपेयर कर लेता है, किसी को ऐसी चीज़ को, इसी ऐसे बंदे को जिसको सब जानते हों, ठीक है, उससे वो कंपेयर करेगा तो आपके माइंड में उस बंदे का करेक्टर जो है वो बिल्ड हो जाएगा कि हाँ जी फ़लाँ बंदा ऐसे बात कर रहा है, फ़लाँ बंदा ये इसकी आदत है, या इसका ये ओपिनियन है, या ये ऐसा अच्छा है बुरा है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। या वो क्या करेगा, किसी आइडिया के साथ या किसी ऐसे ओपिनियन के साथ उसको रिलेट कर देगा जिससे आपको लगेगा हाँ जी ये इन लोगों के ग्रोह में है, या इन सोच वाले लोगों के साथ इसकी सोच मिलती जुलती है। उसके बाद हमारे पास आगे आपने रीड आउट कर लेना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना खास है नहीं लेकिन रीड आउट करना है। लेक्चर नंबर 15 में हम आ जाते हैं इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा। तो ये विजुअल डाटा जो हम लोग कैसे इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें जो मेन पॉइंट है वो टेबल का है। द पर्पस ऑफ अ टेबल इज़ टू गिव द रीडर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। दे आर यूज्ड टू शो वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन क्लियर एंड कॉम्पैक्ट कॉलम्स। यू आर ऑल फेमिलियर विद अ टाइम टेबल। तो अगर हम बचपन से देखें, सबसे पहले हमें मिलता क्या है, हमें टाइम टेबल मिलता है स्कूल में, ठीक है। तो हम उस टेबल के बारे में जो है फेमिलियर हैं उस चीज़ से। लेकिन आप टेबल के ज़रिए जो है काफ़ी चीज़ों को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा डाटा को जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें टेबल का काफ़ी अच्छा रोल है। टेबल के ज़रिए आप काफ़ी जो है अपनी सेल्स रिपोर्ट हो गई, बिज़नेस में हो गया, स्कूल में हो गया, या एज अ लाइफ में भी टाइम टेबल जो है आपके बहुत काम आता है। तो हम जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो टेबल के थ्रू कर सकते हैं और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके आगे कुछ बेनिफिट्स वगैरह बताएं और टेबल्स आपको दिखाएं, ये देखें। तो ये आपने उसके ट्रू फॉल्स हैं, उस तरह के आपको ग्राफ बनाए हुए हैं। उसके बाद ग्राफ आया था। ग्राफ भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ आपको। ग्राफ इस तरह होता है कि आपके पॉइंट्स हैं, समझ लें कि 10 लोग हैं, उनकी जो है एवरेज परफॉर्मेंस निकाली जाती है। समझ लें वो एक एथलीट हैं तो उनका कितना स्कोर है, ठीक है। तो 10 मैचों में किसी का 500 स्कोर है, किसी का 400 स्कोर है, किसी का 300 स्कोर है, तो वो कंटिन्यू करता है उस हवाले से। अच्छा, ग्राफ का मैं आपको बता रहा था कि ग्राफ जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 10 बैट्समैन है, एथलीट है, उनका स्कोर है, तो उनका किसी का 500 स्कोर है, किसी का 400, किसी का 300, किसी का 200, तो आप अपर लाइन में से स्कोर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको बता तो यहाँ पे आप स्कोर लिख लें ऐसे कि यहाँ पे 100, 200, 300, 400, और यहाँ पे आप बैट्समैन लिख लें, उनके नाम लिख लें। तो जिसका जितना स्कोर होगा उतना आप ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि किसी का 300, किसी का 200 है, ठीक है। तो उस तरह आपके लिए ग्राफ जो है वो भी फ़ायदेमंद होता है डाटा रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपने एज एक्टिविटी करना है। उसके बाद हमारे पास आती है मेकिंग कंपैरिजन में हमारे पास फॉर्मेशन आती है। देयर आर सर्वल वेज ऑफ शोइंग सिमिलर और सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन और ऑलमोस्ट अमंग्स थिंग्स। दे आर रेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स वेदर दे आर एडजेक्टिव वर्ड्स और एडवर्ब वर्ड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, यानी कि एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपने बचपन से पढ़ा हुआ है उनको। जैसे हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं न्यू, न्यूअर और न्यूएस्ट। इसी तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट हो गया, लेट, लेटर, लेटेस्ट हो गया। तो इस तरह के आपकी जो ग्रामर वर्क है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। इस तरह के सवाल जो हैं वो आपके MCQs वगैरह में आते हैं, तो आपने इनको मस्ट रीड आउट करना है। इनसे फॉर्मेशन बनती है वर्ड्स की, ठीक है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन, सिंपल वर्ड्स हैं आपने किए हुए हैं। देयर आर मैनी वेज फॉर यूजिंग कंपैरिजन इन डिस्कोर्स। दे मे बी यूज टू शो इक्वलेंस, नॉन इक्वलेंस, सुपरलेटिव फॉर्म और पैरेलल फॉर्म। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन को, वो हम करते हैं बराबरी के लिए, या उनमें कोई कंपेयर करना है कि ये कम है, ये छोटा बड़ा है, कोई मतलब कि सुपीरियर चीज़ है, कोई कम चीज़ है, उस तरह हम प्रिपेयर करते हैं कि ये बेस्ट है, ये उससे कम तर है।
ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स हो गए या 2 ओपिनियंस हो गए, कुछ भी हो गए, उनमें के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से, और पैरेलल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं कि हाँ जी ये दोनों बेहतर हैं लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइटली बेहतर 1 है या 2 है, तो उस लिहाज से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं चीज़ों का। उसके बाद फिर एग्जांपल्स आ जाती हैं, उतना कुछ ख़ास है नहीं, एक्सरसाइजेज दी हुई हैं आपको, आपने एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो सके इन चीज़ों की। हालांकि इतना पेपर में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आपको नहीं आते, ये आप रिमाइंड कर लें कि छोटा सा पैराग्राफ आता है, उसी में सब कुछ करना होता है। उसके बाद लेसन नंबर 16 आता है हमारे पास, एवलेटिंग टेस्ट। वन वाइटल एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग कंपैरिजन इज़ द एबिलिटी टू असेस एंड एवलेट द टेक्स्ट। तो जो हमारे कंपैरिजन पैसेज आते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे जितने भी हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसको हम एवलेट करते हैं, यानी हमारे जो टेक्स्ट रिटर्न फॉर्म में वर्ड्स होते हैं वो हमारे अच्छे हो जाते हैं। दिस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द रीडर शुड बी फुली अवेयर ऑफ द राइटर्स इंटेंशन ऑफ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्या है, रीडर को करना चाहिए, रीडर जो है वो समझ ले कि जो राइटर है उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है, किस बारे में बात करना चाह रहा है। एंड पॉसिबल बायस, कि वो उसकी जो बायसनेस है, बायसनेस मतलब कि उसका जो झुकाव है किस तरफ है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एवेलेट अ टेक्स्ट द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन। तो फैक्ट्स ओपिनियन के बारे में मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि फैक्ट्स वो चीज़ होती है जो कि प्रूवन होती है, जिसके पीछे आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होता है, और ओपिनियन जो है वो चीज़ है जो आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हो वो आपका ओपिनियन है। तो ये एज अ राइटर, एज अ रीडर आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट को आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हाँ जी कौन सी चीज़ फैक्ट है और कौन सी चीज़ आपकी अपनी ओपिनियन है। It is an important part of reading comprehension that a reader should be aware of the way his judgment is influenced by one or another। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रीडिंग के थ्रू कोई ना कोई आपको जज करेगा और कोई ना कोई इन्फ्लुएंस भी होगा, यानी वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात मानेगा, क्योंकि आपने जो आप रीडिंग में एविडेंस देंगे उससे वो कायल हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का जो ज़िम्मा है वो उठाना है कि आप कुछ भी राइट कर रहे हो तो एक ज़िम्मेदारी के साथ आपने वो चीज़ राइटिंग करनी है, ठीक है। उन वर्ड्स का चुनाव करना है जिससे कोई गलत वे में ना ले कोई बात। तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है एज अ राइटर। उसके बाद टोन है, टोन आपकी जो है वो लेबल होती है। टोन डिफरेंट किस्म में होती है, देखें जो पोइट्री होती है उसमें मज़ाहिया टोन अलग होती है और संजीदा पोइट्री अलग किस्म की होती है। इसी तरह जो राइटिंग है हमारी, जो टेक्स्ट राइटिंग होती है इंग्लिश में, उसकी भी टोन होती है, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जो सख्त वर्ड होते हैं, उनमें आपकी टोन पता चलती है कि हाँ जी जो राइटर है वो एग्रेसिवली बात कर रहा है या जो है मजाकिया तौर पर बात कर रहा है। तो आपने टोन सेट करनी है, वो भी अपने अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द मेन आइडिया आपने टोन सेट करनी है उस चीज़ की, ये वो बात कर रहा है आपको। हालांकि पेपर में ऐसी चीज़ें आपने करनी नहीं होती, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद है सिचुएशनल आयरनी ऑकर्स व्हेन द डिस्क्रिपेंसी लाइज इन द सिचुएशन इटसेल्फ, यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपेंड। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन को मुताबिक आपने चीज़ें करनी होती हैं, कुछ आप प्लान करते हैं लेकिन हमेशा उस चीज़ की तरह प्लान आउट चीज़ें नहीं करती। तो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक से हो जाती हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। और a situation calls for unexpected response but something unexpected happen instead. There is a house on fire and you expect a firefighter to aim a water hose pipe the fire but instead the aims petrol pipe house। तो अगर आप सोचें कि आप एक फायर फाइटर हैं और एक घर पे आग लगी हुई है और आपने उस आग को पानी के ज़रिए बुझाना है, तो आप क्या करेंगे, पानी का पाइप जो है वो खोलेंगे और उसके ज़रिए आप बुझाएंगे। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में गलती से पेट्रोल का पाइप जो है वो ऑन कर दें, दैट वुड बी वेरी आयरॉनिकल। तो ये क्या होगा, आयरॉनिकल हो जाएगा, ये आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। उस सिचुएशन में कुछ करना आप कुछ और जा रहे थे और आपसे हुई कुछ और है। उसके बाद है वर्बल आयरनी। वर्बल यानी कि लफ्ज़ों में आप किस तरह आयरनी जो है वो आती है। आयरनी अकर्स व्हेन देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मेंट। तो कुछ आप कुछ कह कुछ और रहे हैं और उसका मतलब कुछ और लिया जाए तो हम उसे वर्बल आयरनी कहते हैं। That exact opposite or near opposite of what it is meant. For example, an eager cricketer players look out for a window and sees that it's raining. Oh great, he is meaning exactly the opposite. Another example to illustrate this, after seeing a terrific performance by an actor in a movie, someone say now that's an actor who is sure to win the best actor award for this year. Both example illustrate verbal irony. तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर लेंगे, क्रिकेटर है और उसने जो है विंडो से बाहर देखा और उसने कहा कि वाह क्या बारिश हो रही है। लेकिन एज अ क्रिकेटर अगर आप देखें तो अगर बारिश होगी तो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, तो उसका मैच तो चला जाएगा। तो वो कहना कुछ और चाह रहा था, उसका मतलब जो है वो कुछ और निकल रहा है। तो इसी तरह
कुछ हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे टेक्स्ट में हम कुछ कह कुछ और होते हैं, लिखते हैं हम कुछ और हैं, उसका मतलब कुछ और लिया जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जितनी भी आपने मैट्रिक में, इंटर में आप लोगों ने जो तशरीह करते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें हम लोग शायर कुछ और कहना चाह रहा होता है और हम उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्बल आयरनी। ठीक है, कहा कुछ और गया, समझा कुछ और गया। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। आर्ग्यूमेंट क्या है? अ गुड आर्ग्यूमेंट इज़ वन विच यू मेक अ पॉइंट एंड देन प्रोवाइड सपोर्ट। एक आर्ग्यूमेंट जो है आपका ऐसा होता है कि कोई आप बात रखते हैं अपनी, जिसके जो है वो मानने वाले बहुत कम हैं, या अगला जो बंदा है आपका रीडर है वो उसको जो है उसकी सपोर्ट में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने गुड आर्ग्यूमेंट पेश करना है तो आपको चाहिए कि उसके सपोर्ट में आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो आप राइट डाउन करेंगे, ताकि जो आपका आर्गूमेंट है वो सपोर्टिव लगे। तो कोई बात भी आपने हवा में तीर नहीं छोड़ना, बल्कि आपने ऐसी बात करनी है जिसके पीछे कोई फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हों, ताकि वो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करें और आपकी दलील है वो मजबूत हो जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं आपको, ये आपने रीड आउट करके खुद करनी है एक्टिविटी की तरह। उसके बाद लेसन नंबर 17 आता है क्लोज ऑफ कंपैरिजन। क्लोज जो हैं हमारे कंपैरिजन कौन कौन से हैं? अ पैसेज इज सिलेक्टेड फ्रॉम विच वर्ड्स आर डिलीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल्स, यू द रीडर यू हैव टू फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। टू फिल द डिलीशन द लर्नर कॉन्सनट्रेट ऑन अ वाइडर पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। तो जैसे आपकी खाली जगह होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें कुछ जो है सेंटेंस जो है वो डिलीट किया जाता है, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है और वहाँ पे डैश लिखा होता है। तो आप उस डैश को जब फिल करते हैं तो आप एज अ रीडर जब आप उसको रीड आउट करते हैं और आप उसको फिल करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो आ रहे होते हैं और आपकी जो थिंकिंग है एज अ वर्ड्स की वो बढ़ जाती है। द क्लोज हैव सर्वल पॉइंट्स इन इट्स फेवर। इट्स इनकरेजेस फ्लुएंट रीडिंग। इससे क्या होता है? आपकी जो रीडिंग है वो मजबूत हो जाती है। इट रिक्वायर्स द रीडर टू यूज़ रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स टू कंप्लीट द टास्क। इससे क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पढ़ेंगे और आपका जो है वो जो टास्क है वो रीडिंग का वो बढ़ता जाएगा। इट रिक्वायर्स द रीडर टू रेंज, ये हो गया था। थर्ड पॉइंट है इट इज़ थॉट प्रोवोकिंग एज इट ट्रेन द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर विद इन अ सेमेटिक फील्ड और एरिया ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप देखें खाली जगह हमारे पास जितनी भी आती थी तो वो एक चैप्टर वगैरह से आती थी, तो उसमें क्या होता था कोई ना कोई टॉपिक होता था। अगर ट्रैफिक का टॉपिक है तो उसके रिलेटेड ही हमारे जो है खाली जगह आती थी या एमसीक्यूज आते थे। तो उससे क्या होता था कि हम उस टॉपिक से पहले फेमिलियर होते थे। अगर हमें टॉपिक का पता होगा तो हम जो एमसीक्यूज हैं वो आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर आपको इस्लामियात में एग्जाम्पल खाली जगह मैं दूँ, 10 खाली जगह दूँ आपको ग़ज़वा ओहद से, तो ग़ज़वा ओहद का आपको पता होना चाहिए ना कि ग़ज़वा ओहद डैश हिजरी में हुई, तो कौन सी हिजरी में हुई वो आपको पता होगा। जब आप रीड आउट करके आओगे तो आपका रीड आउट करना उस टॉपिक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट ट्रेन्स द रीडर टू लुक केयरफुली एट अ स्ट्रक्चरल क्लूज। तो उससे जो आपका एज अ रीडर अगर आप हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे कि हाँ जी इस स्ट्रक्चर में ये किस बारे में बात करना चाह रहा है, उसके मुताबिक ही आप आंसर करोगे। तो आपको जो क्लूज़ हैं यानी कि आप उसमें से कोई ना कोई क्लूज़ ढूंढोगे। जैसे अगर हम मैथ में देखते हैं तो मैथ में कभी कभार हमारे खाली जगह ऐसे आती है जिसमें सीक्वेंस होता है कि हाँ जी इवन नंबर है 2, 4, 6 और डैश और 10। तो 6 के बाद कौन सा इवन नंबर रहेगा? 8। तो वो आपको क्लू दे रहा है उससे पहले कि 2 है, 4 है, 6 है, तो आपको समझते हो हाँ जी ये क्लू दे रहा है मुझे, तो ये इवन नंबर की बात कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला आता है एक्सरसाइजेज हैं, ये मैंने आपको पहले कहा था आप उन्हें खुद करनी है। आज हम बस मेन टॉपिक्स को जो है हैंड आउट करेंगे। उसके बाद है आपको एक स्कीमिंग एंड स्कैनिंग दी हुई है कि आपने पूरा जो है पैराग्राफ रीड आउट करना है और उसको जो है एज एन एग्जाम्पल लेना है। तो जो आपकी रीडिंग है उसकी मैं जो मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ, बकाया आपने खुद रीड आउट करना है। इसमें सिंपल सी रीडिंग है। कंप्यूटर के बारे में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी बताई है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें कितने बिट्स और बाइट्स होते हैं वो बताए गए हैं कि आपके पास जो है 8 बिट से 1 बाइट बनता है, ठीक है। और आपका जो है जो आपके जीबी होते हैं, आपका गीगाबाइट, मेगाबाइट, एमबी वगैरह ये जो होते हैं वो 1024 बाइट से बनता है। उसके अलावा प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन सी हैं? प्राइमरी स्टोरेज आपके पास जो सीपीयू के अंदर होती है रैम और रोम,
ठीक है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर आपने CS101 पढ़ी है, 001 पढ़ी तो आपको पता होगा रैम क्या है, या आपने इंटर में या मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ी हो। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि रैम जो होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें जो हमारी मेमोरी है वो टेम्परेरली स्टोर होती है। यानी अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो जो आपने मेमोरी जो भी यूज़ की होगी वो सारी सारी उड़ जाएगी। जैसे मतलब आप गेम खेल रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है कंप्यूटर के ऊपर, तो गेम जो है वो रीस्टार्ट होगी, जहाँ से आपने जो है दोबारा से स्टार्ट करनी है, वहाँ स्टार्ट नहीं होगी जहाँ आप खेल रहे थे। उसके अलावा है रोम रीड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसमें जो है मेमोरी सेव होती है। जैसे आपके मूवीज़ हो गई या सॉन्ग्स या पिक्चर्स हो गए जो आपके उसमें होते हैं, आप अपने हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने मतलब मूवी वगैरह देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप जब मर्ज़ी चाहो कंप्यूटर ऑफ़ करके ऑन करके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, साल बाद जब भी आप ओपन करोगे तो उसमें वो सेफ डाटा मौजूद होगा। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे कि आपकी USB हो गई, उसके अलावा आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो आपके पास अपनी होती हैं। जैसे आपके कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जब मर्ज़ी चाहे हम लगा सकते हैं, जब मर्ज़ी हम चाहे चेंज कर सकते हैं उसको। तो उसको ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद मेन आइडिया बताया हुआ है, उन्होंने आंसर भी दिए हुए हैं आपको, बस ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है कि आप इसको रीड आउट कर लो। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो आपके पेपर में इतने ही लेक्चर आएंगे, 18 तक आएंगे। तो इंशाल्लाह आप मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कोई ना कोई जो है इंग्लिश 101 और 201 और 001 का जो है कोई ना कोई पास्ट पेपर जो है एक एक करके एक ही वीडियो के अंदर तीनों के पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व पेपर आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपको आइडिया भी हो। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।